हेलो एवरीवन, हीट का ये लेक्चर नंबर 3 है। ऐसे तो मैं केवल क्वेश्चन बनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरी बताना थोड़ा मैंने सोचा कि ज़रूरी है क्लास 8 के लिए। तो ये पियर्सन आईटीजी फाउंडेशन है, ठीक है। ये बुक रहा, अगर आपने नहीं लिया तो इसको आप ले सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये बुक सही में बच्चों के अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग पैदा कर सकती है, सोचने के लिए मजबूर थोड़ा कर सकती है। बस यही है और कुछ नहीं। तो इससे पहले फर्स्ट क्लास में हमने हीट एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है, हीट एनर्जी और टेम्परेचर को डिफाइन भी किया था, उसको देखा था। सेकंड वाले लेक्चर में हमने डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, तीनों जो मेजरमेंट टेम्परेचर को मेजर करने के जो 3 पैमाने हैं उनको देखा था। उसके बारे में क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे होता है, उसका लोअर फिक्स पॉइंट कैसे असाइन किया जाता है, अपर फिक्स पॉइंट कैसे असाइन किया जाता है, केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना या सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना, सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना कैसे कैसे बदल सकते हैं, इसको हमने देखा था। ये तो उतना नहीं था, मतलब इम्पोर्टेंट था बट उतना नहीं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 12 में भी इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स में आपको पढ़ना होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप प्लीज इसको ध्यान से समझना, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। देखो, कोई भी चीज आप पढ़ते हो ना, सबसे पहले डिफिनेशन जरूर देखा करो, क्योंकि डिफिनेशन में ही बहुत सारा चीज होता है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। प्लीज आप एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कर दो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो भी हो चुका है। आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक नाम में ही स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका डिफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। यहाँ ध्यान देना, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये टेम्परेचर नहीं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास करने का मतलब या 1 ग्राम या 1 kg। So the amount of heat energy needed to raise the temperature of unit mass of substance through 1 degree Celsius और 1 Kelvin। ये जरूरी नहीं है कि केवल 1 डिग्री सेल्सियस ही हो, 1 केल्विन भी हो सकता है। यूनिट मास को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 1 ग्राम वाटर को, लिक्विड स्टेट में वाटर है, 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने का मतलब क्या है कि 0 डिग्री पर है तो उसको 1 डिग्री पर ले जाए। नहीं, अगर 24 डिग्री पर है, जरूरी नहीं है कि ये भी है, ये भी सही है, लेकिन अगर 24 पे है तो 25 पर ले जाना। देख लो डिफरेंस 1 डिग्री का है। अगर 45 है तो 46 पर ले जाना। देखो तो है, समझ में आ रहा है? ये 1 डिग्री का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 डिग्री का होना चाहिए। कहने का मतलब अब जरूरी नहीं कि केवल 1 ही ग्राम लो, आप 1 kg वाटर को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा करना है तो वहां पर भी स्पेसिफिक हीट होता है। आप इसको समझना कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ना कि टेम्परेचर, नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब इसके एसआई यूनिट पे आ जाते हैं। क्या है इसका एसआई यूनिट? जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। इसको ध्यान से देखना, एसआई यूनिट यही है इसका स्पेसिफिक हीट का। इफ द हीट एनर्जी is measured in calorie or kilocalorie, then the unit of specific heat capacity is given by calorie per gram per degree centigrade और kilocalorie per kg per degree centigrade। अब एक चीज ध्यान देना, स्पेसिफिक हीट कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मास तो पहले ही हमने असाइन कर दिया, यूनिट मास। तो हर सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक निश्चित रहता है। उस सब्सटेंस का तुम कितना भी मास ले लो, कम या ज्यादा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, उससे ये पता चला कि कोई भी सब्सटेंस जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस होता है। और ये भी देखा गया कि वह सब्सटेंस जो हीट ऑब्जर्व करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस होता है, यानी डेल्टा थीटा। यहाँ डेल्टा थीटा कहने का मतलब क्या है कि अगर शुरू में उस सब्सटेंस का टेम्परेचर T1 था, उसमें हीट दिया गया, कहीं से हीट दिए, मान लो Q हीट दिए, अब उसका टेम्परेचर T2 हो गया, तो राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ? T2 नहीं हुआ, राइज इन टेम्परेचर, टोटल राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ? T2 माइनस T1 हुआ।
इसी को मैंने यहाँ डेल्टा थीटा लिखा है और कुछ नहीं। कितना टेम्परेचर उसका राइज किया, मान लो T1 पहले 45 था, अब 47 हो गया, तो कितना टेम्परेचर राइज किया, 47 डिग्री माइनस 45 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस राइज किया। यहाँ पर डेल्टा थीटा लिखा हुआ, ये नहीं कि T2 लिख के आ जाना। सो एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया कि जो हीट ऑब्जर्व बाय सब्सटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस होता है, और एक और है कि हीट ऑब्जर्व बाय सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, हीट ऑब्जर्व बराबर m इंटू डेल्टा थीटा, और a से कांस्टेंट लग जाता है। आपको पता है ना, इस तरह से हम लोग जैसे ग्रेविटेशन में हम लोग क्या देखते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास होता था, और ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द मासेस होता था। तो हम लोग क्या लिखते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या लिखते थे, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सब तो था ही, लेकिन एक कांस्टेंट लगा, तो एक कांस्टेंट लगता है, और वो कांस्टेंट और कोई नहीं बल्कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस है। ध्यान देना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ना कि हीट कैपेसिटी है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो यहाँ से हमें क्या आ गया, Q इज इक्वल टू, ये क्या है, हीट ऑब्जर्व बाय सब्सटेंस इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, या ms डेल्टा t भी लिख सकते हो। ये क्या है, राइज इन टेम्परेचर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा, मैंने कहा था कि स्पेसिफिक हीट जो होता है वो किसी भी मास पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान राइज कराने के लिए कितना कैलोरी लगेगा, 1 कैलोरी लगेगा। 1 कैलोरी का एनर्जी देना पड़ेगा, हीट एनर्जी देना पड़ेगा। अल्कोहल 0.548 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम अल्कोहल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितना उसमें हीट देना पड़ेगा, 0.548 कैलोरी। तो उसी तरह आइस का 0.5, स्टीम का 0.5, एल्युमिनियम 0.2, आयरन का 0.1, कॉपर का 0.092, सिल्वर का 0.056, मरकरी का 0.033, लेड का 0.031। तो देख रहे हो कंडक्टर्स में, मेटल्स में क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना कम है, ये समझ में आ रहा है। कभी भी भूल से अगर एग्जाम में आ गया कि आयरन हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन वाटर, तो ये गलत है। देख रहे हो आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मात्र 0.11 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन और कॉपर और सिल्वर है ये काफी अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट है। ऐसे तो वाटर भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बट ये बहुत ज्यादा अच्छे कंडक्टर है। तो जैसे ही हीट दिया तुमने तो तुरंत हीट चारों तरफ उसके सब्सटेंस तुरंत वाइब्रेट करने लगते हैं, आयरन के मॉलिक्यूल्स तुरंत वाइब्रेट करने लगते हैं। इसलिए इसका स्पेसिफिक हीट, यानी थोड़ा सा ही हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर जल्दी राइज करने लगता है इन लोग का, जबकि वाटर के साथ ऐसा नहीं होता, आइस के साथ ऐसा नहीं होता, अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं होता है। आया समझ में, ऐसा क्यों है, इन लोग का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम क्यों है, ये इसका कारण है। सो अब सिंस वाटर का बहुत ज्यादा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाटर इज वन ऑफ द लिक्विड्स हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ध्यान देना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ना कि हीट कैपेसिटी। और इसका एडवांटेज क्या होता है, तो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। आपको पता है कि अगर समुद्र के किनारे कोई जगह है कोई, तो सिंस वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो जमीन पहले गर्म हो जाती है, वाटर लेट से गर्म होती है। तो जमीन पहले गर्म हो गई तो यहाँ की हवाएं गर्म हो जाती हैं और ये ऊपर उठने लगती हैं, जमीन वाली, ये लैंड हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि हवा ऊपर उठ गई तो वैक्यूम हो गया ना, जमीन पर खाली जगह हो गया, वहाँ हवा ऊपर उठ गई। क्योंकि हवा जब कोई भी गर्म चीज होती है उसका डेंसिटी कम हो जाता है तो जमीन से ऊपर उठने लगती है और लैंड जल्दी गर्म हो जाता है वाटर की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि लैंड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। अब लैंड में क्या है, वही सैंड्स हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस हैं,
और डिफरेंट मिनरल्स हैं, तो वे जल्दी गर्म हो जाते हैं लैंड। और ये जल्दी नहीं होता, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता है। ये कब की बात हो रही है? डे में, डे के समय हाई प्रेशर बना रहता है। तो आपको पता है ना कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जाती हैं। तो दिन में हवाएं सी से लैंड की ओर जाती हैं, और रात में सिंस लैंड जो है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है वाटर अपेक्षा, तो लैंड जल्दी कूल हो जाता है। तो कूल हो गया तो अब हाई प्रेशर इधर बन गया नाइट में, और इधर लो प्रेशर रहा। क्यों? क्योंकि पानी जल्दी गर्म नहीं हो रहा है, तो जल्दी ठंडा कैसे होगा? तो यहाँ भी हवाएं अभी भी गर्म रहती हैं, तो यहाँ लो प्रेशर बनाता है। तो अब हाई प्रेशर इधर बन गया है लैंड की तरफ रात में, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अब हवाएं ऐसे बहेगी। तो दिन में क्या चलती हैं? दिन में हवाएं सी से लैंड की ओर जाती हैं, और रात में लैंड से सी की ओर जाती हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है। तो इसीलिए मौसम न ज़्यादा ठंडा रहता है कोस्टल एरिया में, न ज़्यादा गर्म रहता है। इसी के कारण सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बहने के कारण। सेकंड क्या है? एज अ कूलेंट, क्योंकि वाटर का रेडिएटर में यूज होता है। ऑटोमोबाइल्स में जो रेडिएटर होता है उसमें यूज होता है। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करके भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका राइज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वाटर दिया हुआ है और इधर मान लो अल्कोहल है, तो अल्कोहल है, ये अल्कोहल है और ये क्या है? वाटर है। अगर इसमें आपने 10 कैलोरी दिया और इसमें भी 10 कैलोरी दिया, तो अल्कोहल का हीट कैपेसिटी कितना था? लगभग 0.548, यानी लगभग 0.5 कैलोरी। तो इसमें 10 कैलोरी दिया, तो इसका टेम्परेचर कितना राइज करेगा? 20 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा। इसका कितना से? 10 डिग्री सेल्सियस से। तो वाटर ने 10 कैलोरी ऑब्जर्व तो किया हीट एनर्जी, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना से राइज हुआ? 10 डिग्री सेल्सियस से राइज हुआ। जबकि अल्कोहल का कितने से राइज हो गया? 20 डिग्री से राइज किया। तो अल्कोहल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। इतना ही हीट एनर्जी 10 से कैलोरी दी है इसको। और आयरन का तो और भी कम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एज अ कूलेंट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी ऑब्जर्व करके भी टेम्परेचर राइज ज़्यादा नहीं करता है। तो रेडिएटर में, कार के ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर में यूज होता है, क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इंजन को कूल भी तो रखना है। फिर इंटरनल हीटिंग ऑफ बिल्डिंग को कूल रखने के लिए भी, इंटरनल हीटिंग ठंडे प्रदेशों में बिल्डिंग को कूल रखने के लिए गर्म वाटर को रन कराया जाता है बिल्डिंग्स में, ताकि सिंस वाटर क्या है, वो कूल को, ज़्यादा कूलिंग को ऑब्जर्व करके भी क्या करेगा? बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम भी नहीं होगा। मतलब ज़्यादा देर तक उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, तो ज़्यादा देर तक बिल्डिंग क्या होगा? गर्म रहेगा ठंडे प्रदेशों में। यूज ऑफ वाटर फॉर फर्मेंटेशन, जिससे शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है तो फूल जाता है ना वहाँ पर शरीर थोड़ा सा, तो वाटर से उसको बॉटल में उसको करके उसका प्रयोग करते हैं। ये बुक में भी लिखा हुआ है, यूज एज ए फर्मेंटेशन। सो आप इसको देख सकते हो फर्मेंटेशन को, इसका किस तरह से यूज है इसका। थोड़ा सा मेरे साथ रहना। दरअसल फर्मेंटेशन में क्या यूज होता है? वाटर को कूल करने के लिए फर्मेंटेशन, बाय फर्मेंटेशन, for fermentation, hot water is used in bottles since water can store a large amount of heat energy at a relatively लो टेम्परेचर ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी स्टोर करता है कम ही टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर दूसरा लिक्विड लोगे जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर से कम है, तो ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, तो हाथ तो जलने लगेगा, या शरीर जहाँ भी उसका यूज़ हो रहा है तो वहाँ तो जलने लगेगा, तो फिर तो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन वाटर ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी को क्या करता है? ऑब्जर्व किए होता है कम ही टेम्परेचर में। ये, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ फूला हुआ है शरीर में, उसको हम लोग सेक सकते हैं। ऐसा कुछ फर्मेंटेशन होता है। आप सर्च करना इसका मीनिंग, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना भी फर्मेंटेशन का क्या मीनिंग होता है। ये कुछ है, और भी ज़्यादा इसका एडवांटेज होंगे। ये बताना जरूरी है, क्योंकि साइंस क्या है? प्रयोग है। आप जितना ज़्यादा उसका यूज कर सकते हो चीज़ों को, आप समझिए कि अच्छा ये ऐसे होता है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये बताया।
आगे चलते हैं हीट कैपेसिटी। व्हेन ए गिवन बॉडी इज हीटेड इट ऑब्जर्व सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन इट्स टेम्परेचर। द हीट एनर्जी थस ऑब्जर्व बाय इट इज नोन एज ए हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था? यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कराने में जो हीट दिया था वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। लेकिन हीट कैपेसिटी में मास नहीं दिया हुआ है, केवल कितना भी मास ले लो, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कराना है तो उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। सो इसका मतलब हीट कैपेसिटी सब्सटेंस के मास पर डिपेंड करता है। अब आते हैं, मान लो उस सब्सटेंस में हमने क्यू कैलोरी हीट दिया, उसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा से राइज किया, यानी डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कराने के लिए उस सब्सटेंस में कितना हीट दिए? क्यू कैलोरी हीट दिए। तो इसका मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट रेस कराने के लिए कितना देना पड़ेगा? क्यू बटा डेल्टा थीटा। यही है ना, डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज कराने के लिए सब्सटेंस में कितना हीट दी? क्यू। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कराने के लिए क्यू अपॉन डेल्टा थीटा, इसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। और पहले से हम जानते थे क्यू बराबर एम एस डेल्टा थीटा। तो अब डेल्टा थीटा को इधर ला तो क्यू बटा डेल्टा थीटा कितना हो गया? एम एस। यही ना हीट कैपेसिटी है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ हम दोनों तरफ डेल्टा थीटा से डिवाइड भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यही जो सी है वो हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी इज नॉट ए फिक्स्ड क्वांटिटी, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास फॉर द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल के लिए भी अगर हम ज़्यादा मास ले लिए, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमने 1 kg वाटर लिया है और यहाँ पर हमने 4 kg वाटर लिया है, तो इसका हीट कैपेसिटी कुछ और होगा, इसका हीट कैपेसिटी कुछ होगा। क्यों? क्योंकि हीट कैपेसिटी बराबर क्या होता है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका मास तो 1 kg है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 इंटू 1 kg इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर 1000 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है वाटर का? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेकिन इसका क्या लिखेंगे? 4000 ग्राम इंटू 1 कैलोरी अभी लिखेंगे। तो देख रहे हो यहाँ पर 4000 आ जा रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी का क्या होता है? जूल पर केल्विन आप कह सकते हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या हो सकता है? जूल पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अरे कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड आप कह सकते हो। सो अब जूल पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, उसका आप ऐसा यूनिट तो जूल पर केल्विन ही होगा हीट कैपेसिटी का। ऐसा यूनिट क्या होता है हीट कैपेसिटी का? जूल पर केल्विन, ध्यान देना। सो ये हो गया। सो अब इसको बनाते हैं क्वेश्चन है। द हीट कैपेसिटी ऑफ 80 kg लेड इज फाउंड टू बी 11.2 किलो जूल पर केल्विन। फाइंड इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी सी बराबर एम एस होता है, तो सी कितना दिया भाई? 11.2। अब किलो जूल है तो किलो जूल को अगर जूल में बदलोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है? 80 और किलो जूल दिया हुआ है, तो हम इसको किलो इसको हम जूल में बदल लिए इंटू एस कर दिए। तो एस बराबर क्या हो गया? 11.10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻² बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1120 हो जाएगा। 1120 जूल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या था? पर केल्विन और पर केजी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर हमने दिया हुआ हीट कैपेसिटी 11.2 किलो जूल पर केल्विन, तो किलो जूल को जूल में बदलोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि निकालना है तो एस मान लिए। तो लेड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? तो 80 को नीचे लाओगे तो एक जीरो से 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ 100 बचेगा और 100 को 11.2 से गुना करेंगे तो 1120। और ये यूनिट ध्यान देना, यहाँ पर ये जूल है, ठीक है, ये जूल, क्योंकि किलो जूल से जूल में बदल दिया ना, तो ये जूल पर केल्विन था और ये केजी था, तो केजी नीचे गया तो पर केजी हो जाएगा। तो कितना हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लेड कितना आ जाएगा? 1120 जूल पर केजी पर केल्विन। ये आंसर हो जाएगा हमारा। सो फाइंड स्पेसिफिक, ये चीज हो जाएगा।
जब भी क्वेश्चन देता हूँ स्क्रीनशॉट लेके उसको बनाया करो। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इफ 1.2 kg ऑफ आइस ऑब्जर्व्स 15.4 kg किलो जूल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बताया था सोल्यूशन, इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से अटेम्प्ट करो। सो क्यू बराबर मैंने क्या बताया था, एम एस डेल्टा थीटा या एम एस डेल्टा टी जो लिखना है। अब क्यू कितना है, आइस ने कितना हीट ऑब्जर्व किया 50.4 किलो जूल। तो किलो जूल को जूल में तो बदलना पड़ेगा, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दे यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दे और बराबर 1.2 kg आइस है, ठीक है, इनटू एस तो निकालना ही है, फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, एस आई निकालना है यानी चलो एस ही रहने दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा टी कितना है, तो डेल्टा टी किसको कहते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 0 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना -20, तो 0 माइनस -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50400 और बराबर 12/10 लिख सकते हो, इसको बदल दो इंटू और ये 0 -20 तो +20 और इंटू एस, 10 दूनी 20 और एस बराबर क्या हो जाएगा 50400 अपॉन 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस आप बता दो क्या हो जाएगा एस बराबर। सो ये क्या 12 से कट है, बाद में जो बढ़ती है 36 है और बढ़ती है 36, हाँ ये 12 दूनी 24 बढ़ती है 36, बढ़ चुके 48 और 12 दूनी 24 0 0 और ये 2 1 0 0। तो एस बराबर क्या आ गया 2100। ध्यान देना इसका यूनिट क्या है, जूल पर केजी पर केल्विन। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होता है ना, ये ये पर केजी पर केल्विन। इसका कहने का मतलब आप पढ़े थे ना एक्सपोनेंट में, मैंने बताया भी था कि a के पावर -1 को 1/a भी लिखते हैं, 1/a के पावर 1 लिखते हैं, तो a के पावर 1 तो 1 ही a ही होगा ना। a के पावर -2 को क्या लिखते हैं 1/a के पावर 2 लिखते हैं। तो ये क्या है जूल पर केजी पर केल्विन, ये ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर 1/kg है तो 1/kg को kg के पावर -1 लिख सकते हैं हम यहाँ पर ऐसे, और 1/केल्विन भी है तो केल्विन को k के पावर -1 में लिख सकते हैं। सो ये हो गया आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो क्वेश्चन के अनुसार जो डाटा दिया हुआ था ये चीज, ये ध्यान देना मैंने यूज किया इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 बॉडीज A एंड B ऑफ इक्वल मासेस। इसको आप घर पर ट्राई करना प्लीज और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बताना मुझे। 2 बॉडीज और इसका स्क्रीनशॉट है। 2 बॉडीज, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। 2 बॉडीज A एंड B ऑफ इक्वल मासेस आर सप्लाइड विथ इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यानी Q तो सेम है दोनों के लिए। इफ राइज इन टेम्परेचर ऑफ A यानी डेल्टा टी है इज मोर देन दैट इन B यानी डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी बी, ठीक है इट। और क्यूए बराबर क्या दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है, मैं हिंट दे रहा हूँ, कॉमा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रिलेशन क्या होगा। सो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, क्यूए बराबर ए में और क्या दिया हुआ है 2 बॉडी इक्वल मास दिया हुआ है, 2 बॉडी का इक्वल मास। तो अगर एम मान लो ए का तो एम इंटू और सब्सटेंस ए का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसे ले लो तो इसको डेल्टा टी के लिख सकते हो। ये क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी हो गया। और इसी तरह सब्सटेंस बी के लिए क्यू बी बराबर, सिंस जितना सब्सटेंस ए का मास है उतना ही सब्सटेंस बी का है तो ए का एम मान लिए तो बी का भी एम होगा इंटू एस बी इंटू डेल्टा टी बी हो जाएगा, ठीक है। और सिंस अब 1 ये 1 है और ये सेकंड है तो यहाँ से क्यू ए अपॉन क्यू बी कर देंगे हम 1/2 इक्वेशन 1 का भाग कर देंगे इक्वेशन 2 से 1/2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा m इंटू एस ए इंटू टी डेल्टा टी है अपॉन m इंटू एस बी इंटू डेल्टा टी बी।
तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू ए बराबर क्या दिया हुआ है, क्यू बी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब एम से एम भी कैंसिल, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ मास दिया हुआ है सब्सटेंस ए और बी का। तो यहाँ से ए सी अपॉन एस बी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी ए आ जाएगा। यही आएगा ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस बी इक्वल टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बी अपॉन राइज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ए आ जाएगा। और क्या कि इफ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए इज मोर देन बी, तो यानी इसका मतलब क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी ए इज ग्रेटर देन डेल्टा टी बी दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है गाइस, सॉरी, ये जो वैल्यू है क्या है, डेल्टा टी ए बड़ा है डेल्टा टी बी से, तो ये वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से। जैसे फॉर एग्जांपल 3/5 देख रहे हो, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, यही हो रहा है ना, डेल्टा टी ए ग्रेटर देन डेल्टा टी बी, ये दिया हुआ है, गिवन है ये। सो तो इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, यानी कि इसका वैल्यू जो भी होगा वो 1 से तो छोटा ही होगा। जैसे 4/5, अभी भी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, हाँ 5/5 होगा तब तो वैल्यू 1 आ जाएगा, 6/5 होगा तो वैल्यू से बड़ा हो जाएगा, वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा उस फ्रैक्शन का। लेकिन इस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या है, 1 से तो छोटा ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए से अपॉन एस भी क्या है, लेस देन 1 है। तो ए से अब इस साइड जाएगा, तो ए से इज लेस देन एस बी, ये समझ में आ रहा है। हम इसको किस से रिप्लेस कर दिए, 1 से, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, 1 से तो छोटा ही है। तो हमने क्या लिखा कि एस से ए बाई एस बी जो है, और एस ए बाई एस बी इसके बराबर है, एस एस बाई का वैल्यू क्या है, 1 से तो छोटा ही है। तो ए से लेस देन एस बी, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए। ऐसे भी दिख रहा था, सिंस सेम मास है, सेम हीट ऑब्जर्व किया है, तो इसको इतना करने का जरूरत नहीं था। सेम मास था दोनों सब्सटेंस का, सेम हीट ऑब्जर्व किया, तो और राइज इन टेम्परेचर किसका ज्यादा था, ए का टेम्परेचर राइज इन ज्यादा था, तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट ए का कम होगा। क्यों? क्योंकि जितना हीट दिए उसमें ए का टेम्परेचर ज्यादा राइज कर गया, इसका मतलब उसका स्पेसिफिक हीट कम है, तभी तो इतना ज्यादा राइज कर गया उसका टेम्परेचर। वो बहुत अच्छा कंडक्टर रहा होगा ए सब्सटेंस हीट का, तभी तो वो जल्दी से उसमें राइज हो गया टेम्परेचर इतना ज़्यादा। और बी में उस टेम्परेचर को उतना जो राइज किया वो कम था, उतना ही हीट एनर्जी देने में। तो बी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा। वाटर वाला केस याद है आपको, वाटर, ये कुछ वाटर का ही केस है। अगर बी जो है वो एक तरह से वाटर है, सब्सटेंस है, और ए क्या है, एक तरह से अल्कोहल है या आयरन है या एल्युमिनियम है, जो भी हो, ये जो भी रखना चाहो। बी का स्पेसिफिक हीट क्या हो, कैपेसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा ए की तुलना में। ये आंसर हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गुड कंडक्टर इज लो, ये एक फैक्ट है। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, ठीक है। फिक्सिंग अ फ्लैट आयरन रिंग टू अ वुडन काट व्हील, जिससे जो व्हील होता है इसके चारों तरफ एक आयरन अथी डालते हैं। तो सबसे पहले आयरन को गर्म करते हैं ताकि आयरन फैल जाए, फिर उसको फिक्स कर देते हैं वुड में, और फिर इसको ठंडा कर देते हैं। तो पूरी तरह से तो जो हीट करने पर मेटल क्या एक्सपैंड होते हैं, और हीट करने पर एक्सपैंड होते हैं, और हीट कम करने पर वो कंट्रैक्ट भी होते हैं। सो रेविटिंग क्या होता है कि एक मेटल, एक सब्सटेंस जो है मेटल, उसके ऊपर दूसरा मेटल को अथी करना, जोड़ना, उससे रिवेटिंग इसको कहते हैं, ठीक है। इसको बुक में भी दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हो। बाईमेटालिक स्ट्रिप, इसका बहुत यूज होगा बाईमेटालिक से, रिवेटिंग करके ही बाईमेटालिक। जैसे एक लोहे का स्ट्रिप ले लिया, मान लो आयरन, और इसको जोड़ दिया किससे, इस तरह से, मान लो आयरन को किससे जोड़ दिया, एल्युमिनियम से, ये तरह से आयरन, तो ये एक बाईमेटालिक स्ट्रिप हो गया। ये दिखेगा नहीं, बहुत दोनों को फिक्स करते हैं रिवेटिंग के प्रोसेस के माध्यम से। तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप का कहाँ का यूज है, फायर अलार्म्स में यूज है। फिर थर्मल स्विचेस में यूज होता है, थर्मल स्विच कहाँ का, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है बायोमेट्रिक स्ट्रिप का। आगे बायोमेट्रिक स्ट्रिप का क्या यूज है, ये थोड़ा सा मैं बता पाता, लेकिन अभी थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा भी हो जा रहा है। सो देखेंगे, इसमें कभी टाइम मिलेगा तो इसके बारे में बताएंगे। बायोमेट्रिक स्ट्रिप का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सो गाइस, ये हो गया। उसके बाद हमने ये ग्राफ देखा था, क्या था ग्राफ ये, आइस जब -10 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो उसको ये वाई एक्सिस में हमने टेम्परेचर लिया और एक्स एक्सिस में टाइम लिया, तो टाइम बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो -10 से आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया।
उसके बाद टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर 10 का 10 है, देख रहे हो। ये यही है यहाँ जो BC है, यहाँ पर इसमें B से C के बीच में B to C, ये क्या है, चेंज इन स्टेट है, चेंज इन स्टेट है, स्टेट चेंज हो रहा है, चेंज इन स्टेट है। यहाँ सॉलिड से लिक्विड के बीच में प्रोसेस चेंज हो रहा है। अब आइस जो है वाटर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड के बीच में हो रहा है, तो जो भी अब हीट मिल रहा है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में चला जा रहा है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर 0 से। अब एक बार यहाँ वाटर बन गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर वाटर भी है, उसको हीट करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है। फिर जब 100 डिग्री सेल्सियस आएगा उसके बाद अब हीट करोगे टाइम के साथ तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। D to E में भी चेंज इन स्टेट हो रहा है, चेंज इन स्टेट है। B to C में क्या हुआ था, सॉलिड से लिक्विड में हुआ था चेंज इन स्टेट, और D से E के बीच में क्या हो जाएगा, लिक्विड टू गैस के बीच में स्टेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्यों नहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है समय के साथ, क्योंकि सारा जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो कहाँ चला जा रहा है, लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए, ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो सके, वाटर वेपर में। सो ये चीज समझना था आपको। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय सॉलिड सब्सटेंस टू चेंज इट इनटू द लिक्विड विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर यही तो हो रहा है, कोई टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है और सॉलिड किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट में इसका क्या होता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कैलोरी पर ग्राम सीजीएस में, और एसआई जूल पर केजी। ध्यान देना, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है, 336 जूल पर ग्राम या फिर 80 कैलोरी पर ग्राम, अधिकतर इसी का यूज करते हैं हम लोग। फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय लिक्विड टू चेंज इनटू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। ध्यान देना, विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। फिर उसी तरह से स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड amount of heat energy observed by 1 kg of liquid at its boiling point without any rise in temperature। ये चीज होगा स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन, उसी तरह से लिखा जाएगा। और इस लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ होता है, यहाँ पर देख रहे हो, लिक्विड से गैस में बदल रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ वाटर लिक्विड फेज से वेपर फेज में जा रहा है, तो टेम्परेचर राइज तो नहीं हो रहा है लेकिन चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद ये होमवर्क है आपके लिए कि कैलकुलेट द मास ऑफ स्टीम दैट शुड बी पास थ्रू 60 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड सच दैट द फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। ये होमवर्क है। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, तो मैंने कहा था ना कि प्रेशर बढ़ाने पर जो सब्सटेंस है, जो सॉलिड है, वो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद उसका वॉल्यूम घट जाता है पहले की अपेक्षा में, तो उस केस में अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। स्केटिंग में ही होता है, स्केटिंग में भार पड़ता है सॉलिड को आइस पर। स्केटिंग, जब आइस पर स्केटिंग करते हो तो जो भार पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तुम्हारे पैर के कारण, तुम्हारे वेट के कारण, तो सिंस अब तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि आइस एक ऐसा सब्सटेंस है कि वो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम घट जाता है। तो ऐसे लिक्विड्स के केस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में भी इस बात को डिस्कस किया था कि ऐसे लिक्विड्स, ऐसे सब्सटेंस में अगर प्रेशर दोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने की बजाय घट जाता है। तो वहां पर जहां पर आप स्केटिंग कर रहे हो तो वहां पर क्या होता है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वही वाटर आपको स्केटिंग में मदद करता है स्केटिंग करने में। और जैसे ही आप फिर वहां से हटते हो, दूर निकलते हो, तो जो वाटर मेल्ट हो, जो आइस से मेल्ट हो गया था, वो फिर से जम जाता है। क्यों? क्योंकि अब तो वो प्रेशर नहीं रहा, तो अब ये फिर से जम जाता है, ठीक है।
सो गाइस, अब प्रेशर कुकर का क्यों यूज किया था, क्योंकि प्रेशर कुकर क्या करता है, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देता है, तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। इसका मतलब अगर वाटर पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करता है तो अब लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का तापमान को देखो कितना बढ़ा दिया। तो इतना बड़ा तापमान अगर खाना के कांटेक्ट में आएगा तो खाना जल्दी पक गया कि नहीं, ठीक है ना। और ऐसे अगर खुले में खाना, तसले में खाना या खुले बर्तन में बनाओगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान नहीं बढ़ पाएगा, उसके बाद तो भाप ही बन जाएगा पानी, क्योंकि वो बॉईल करने लगेगा। लेकिन सिंस प्रेशर, अब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिए तो अब लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पे वो बोलेगा और प्रेशर कुकर में, तो इतना ज्यादा तापमान रहेगा वाटर का, बिना भाप बने, तो खाना को जल्दी क्या करेगा, पका देगा। सो ये इस तरह, यह मैंने पहले ही बात की क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। सो आई होप आप आगे होमवर्क है आपका, इसका पूरा होमवर्क बना के लाना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चन बना के लाना हीट का। सो आई होप आपको ये थ्योरी कुछ अच्छा लगा होगा, आप काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। और ये भी समझना कि जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट वेपराइजेशन ऑफ स्टीम है, जो वाटर वेपर है, उसका कितना होता है, 2260 जूल पर ग्राम या फिर 540 कैलोरी पर ग्राम। अधिकतर बार इसी का यूज करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को चेकआउट करो, चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो। और भी कई सारे प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, मैथ्स को पढ़ाया गया है, केमिस्ट्री बताया गया है और फिजिक्स है। अब अधिकतर क्वेश्चन हम बनाएंगे, तो उसमें थ्योरी कुछ बताना रहता है तो थ्योरी भी बता दिया हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।